नमस्कार दोस्तों, मैं सुवंत कुमार वर्मा पार्ट 6 कॉमर्स सीरीज का एमसीक्यू सीरीज का लेकर सामने आया हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई's क्लीन नोट पॉलिसी राइटिंग ऑन अ नोट इज। आप जो क्वेश्चन उस पे जो करेंसी नोट होता है 500, 2000 या फिर 100 का या 200 का, जिस जिस जैसे भी नोट होते हैं करेंसी नोट्स, पेपर करेंसी, उन पे अगर आप लिख देंगे, राइट, कुछ भी लिखते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। और ये जो है 35A, सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये कहा गया है कि अगर आपने किसी भी नोट पे, करेंसी पर लिखा है, कुछ भी राइट किया, तो उसके लिए आपको पनिशेबल ऑफेंस होगा और आप पे पेनाल्टी ठोकी जा सकती है या फिर आपको जेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 93, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस। जो कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी है, वो किस टाइप का फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट कैसे। सबसे पहली बात, ये एक्सटर्नली अफेक्ट करता है। अगर फैक्ट्री किसी कंपनी की इमेज डाउन हो जाए, गुडविल कम हो जाए, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ब्रांड इक्विटी अगर खराब हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाए। तो ये एक्सटर्नली उसको अफेक्ट करता है, ना कि इंटरनली और ना ही गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ फ्री इंटरप्राइज। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। PLE, इसको काट दीजिए, LE लगा लीजिए, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्री इंटरप्राइज, फ्री इंटरप्राइज का मतलब जहां पर कोई सरकारी रोक टोक ना हो, सरकार का इंटरफेयर ना हो, डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर फ्रीली मूव करें, तो वो कैपिटलिज्म होता है। कैपिटलिज्म वही सिस्टम है जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का इंटरफेयर बिल्कुल निग्लिजिबल रहता है, कुछ भी नहीं रहता है उसका, समझ लीजिए। जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मार्केट के फैक्टर्स के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चलती हैं। सोशलिज्म क्या है, जहां पर सरकार पूरी तरीके से ये मान के चले कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस कंट्री में, वो सारे उन पे अधिकार गवर्नमेंट का है, और जो भी गवर्नमेंट करती है वो लोगों के हित में करती है। ये एक असम्पशन लेके चला जाता है सोशलिज्म में। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही फीचर्स को इंक्लूड करे, जैसे इंडिया, जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर भी रहता है और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली मूव भी करते हैं। मार्क्सिज्म बोलते हैं कि चूंकि जो मजदूर वर्ग है और जो एम्प्लॉयर वर्ग है, दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं और उसको कंपनसेट करने की बात करते हैं मार्क्सिज्म में। क्वेश्चन नंबर 95, प्लानिंग इज अ प्रोसेस। किस टाइप की प्रोसेस है? प्लानिंग में सबसे पहला गोल ओरिएंटेशन होता है, आपको भी पता है कि बिना गोल ओरिएंटेशन के आप प्लानिंग नहीं कर सकते। और प्लानिंग फ्लेक्सिबल भी होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन। इट कैन बी चेंज्ड या इट कैन बी रिवाइज्ड एवरी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्लानिंग एंड बजट। टाइम बाउंड तो होता है, प्लानिंग इसीलिए की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी एक टाइम फ्रेम में काम किया जा सके। इसका मतलब, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग जो है इन सारे का मिला के एक प्रोसेस बनती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो क्या रिमूव करना है? रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, फॉरेन ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी लोगों ने। एक्चुअली हुआ ये था कि जितने भी कंट्रीज थी जो कॉलोनी रही हुई हैं फॉरेन, यूके की, कभी भी वो थोड़ा सा डरती थी दोबारा अपने यहाँ बाहर से एफडीआई मंगाने से। उनको लगता था कि वो फिर से आके हम पे कब्जा कर लेंगी। तो इस कारण से जब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण आया 1991 के आसपास, उस समय जो फॉरेन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, विदेशों में व्यापार पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उनको रिमूव किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, जिसमें एफडीआई और एफआईआई भी शामिल हुए। इसका मतलब, इसका आंसर है दोनों। क्या है? ये रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर से, ठीक है। द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1969 में इसे पीटर एफ ड्रकर ने लिखा था इस बुक को। और ये बुक जो 20th सेंचुरी थी, 19th और 20th सेंचुरी के बीच में जो
नए नए चेंजेस आए इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटी लेवल पे, उन सारी चीजों को डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। एक्चुअली लेसेस फेयर पॉलिसी का जो मेन फंडा है वो दिखाते हैं आपको। चलिए इस एक्चुअली पहले इसका आंसर जान लेते हैं। लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। नहीं, लेसेस फेयर पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जिस काम में हम इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, उनको फ्रीली मूव कर दे, हमें सही से अपना काम करने दे, कम से कम इंटरफेयर करे गवर्नमेंट हमारे बिजनेसेस में या हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। ये लिखा अलाउड टू डू, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है अलाउड टू डू। पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी। क्लियर? वही मैंने कहा कि लेसेस फेयर पॉलिसी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, और ये इसका मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि अलाउ टू डू, मतलब काम करने दें, कम से कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो। क्वेश्चन नंबर 99, Which among the following is not the instrument of monetary policy? पहले जानते हैं SLR जो दिया है आपके सामने, SLR क्या होता है? ये वो फिक्स रेशियो होता है एक कमर्शियल बैंक की नेट डिमांड डिपॉजिट्स का, जो कि कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या किसी भी अदर सिक्योरिटी में रखा जाएगा। किसके लिए? किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने पास। और ये मेंटेन करना पड़ेगा एवरी अल्टरनेटिव फ्राइडे। क्लियर? और कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो कि फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा। एसएलआर भी आरबीआई फिक्स करती है। और सीआरआर टोटल डिपॉजिट्स का 1% होता है कैश में, और इसे कैश की फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स रखती हैं आरबीआई के पास। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है, जिससे जो इकोनॉमी है उसमें सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ाया या घटाया जा सके। तो ये तो तीनों पार्ट आरबीआई के वर्क हो गए। अगर ये आरबीआई के वर्क हो गए, चूंकि आरबीआई इन्वॉल्व होती है मॉनेटरी पॉलिसी में, इसका मतलब इसका ये तो तीनों इंस्ट्रूमेंट हुए। बट डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि सरकार दिखाती है कि हमारे जितने रेवेन्यूज हुए, उन सारे रेवेन्यूज को हमने खर्च कर दिया है, सारा खर्चा हमारा हो गया और हमारी इनकम से ज्यादा हमारे खर्चे हो गए हैं, ताकि पब्लिक का फेथ बना रहे सरकार पे, और वो टैक्सेस नए नए लगा करके लोगों से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करें और उसको फिर सोशल वेलफेयर पे या कंट्री वेलफेयर पे खर्च किया जा सके। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है नीचे के तीन है। डेफिसिट फाइनेंसिंग फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है, ना कि डेफिसिट फाइनेंस, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। किंग डिमांड कर्व, एक्चुअली किंग डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट आया, इसे चैम्बरलिन ने यूज किया था। फिर उसके बाद में पॉल जी ने यूज किया था। साथ ही साथ किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का हिस्सा है, और ओलिगोपोली में भी नॉन कोलिजिव टाइप का हिस्सा है। अब कोलिजिव टाइप क्या होता है? कोलिजिव टाइप का मतलब ये है कि, क्योंकि पहले ओलिगोपोली समझना जरूरी है। ओलिगोपोली में कम से कम बहुत ज्यादा सेलर्स एंड फर्म्स नहीं होती हैं। ओलिगोपोली में लिमिटेड फर्म्स होती हैं जो अपना वर्क या फंक्शन चलाती हैं, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाती हैं और बिजनेस कर रही हैं। इसलिए ये जब वो मिल करके जैसे कार्टेल बना लें, पूल बना लें, तो अगर वो बना करके बिजनेस करती तो वो कोलिजिव ओलिगोपोली हो गया, मतलब मिल करके काम कर रहे हैं। बट अगर ओलिगोपोली में वही सब जो काम जो फर्म्स वर्क कर रही हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो अलग अलग फंक्शनिंग करें, तो वो नॉन कोलिजिव गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ। ठीक है, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का हिस्सा हुआ। और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में ही किंग डिमांड कर्व का पार्ट होता है। और किंग डिमांड कर्व का मतलब ये होता है कि पहले तो जो डिमांड कर्व होगा वो अलग तरीके से चलेगा, और फिर ये मुड़ जाएगा। जहां पर से किंग हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, फर्म का, और यहीं पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। एक्चुअली एमआर इज इक्वल टू एनसी होता है,
MR। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। एक्चुअली हमारा वीडियो थोड़ा इसमें लिमिट लगा रखी है 10 मिनट की, तो इसलिए 10 मिनट बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग कर रहे थे, जिसमें किंग डिमांड कर्व की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या था, किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का हिस्सा है और इसे एक्सप्लेन किया था पॉल जी ने, ठीक है। और साथ ही साथ पहली बार इस टर्म का यूज किया था चैम्बरलेन ने। और ये किंग डिमांड कर्व नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में यूज किया जाता है। और ओलिगोपोली क्या है, जहां पर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो कम होंगे, साथ ही साथ अगर कोलिजिव ओलिगोपोली की बात करें तो ये नंबर ऑफ फर्म्स आपस में मिलके जैसे कार्टेल बना लें, पूल बना लें, या ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप या कॉम्बिनेशन बना के जब वर्क करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उनको कोलिजिव ओलिगोपोली कहा जाता है। जब ये इंडिविजुअली अपना बिजनेस रन करते हैं तो उन्हें नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली कहा जाता है। और किंग डिमांड कर्व नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का हिस्सा है, जो कि प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। और किंग डिमांड कर्व का मतलब है कि ये शो करता है दो लेवल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। एक प्राइस पे अलग लेवल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, दूसरी प्राइस पे दूसरा लेवल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। और यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से दिख रहा है कि हमारा डिमांड कर्व किंक हो गया है, झुक गया है, मुड़ गया है। इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली इम्परफेक्ट कंपटीशन दिया किसने था, इस टर्म का यूज किया था चैम्बरलेन ने। और इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां पर डिफरेंट ढेर सारे सेलर्स होंगे, मार्केट में अवेलेबल होंगे फर्म्स ढेर सारी, और वो एक टाइप का गुड नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पर सेम टाइप की गुड्स कमोडिटीज बनती हैं और ढेर सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत होते हैं, और बायर्स को सब कुछ पता रहता है मार्केट के बारे में। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, लोगों को या सेलर्स तो ढेर सारे हैं, लेकिन वहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं वो डिसिमिलर नेचर की हैं, हेट्रोजेनियस नेचर की हैं। अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में केवल एक सेलर पाया जाता है, और ओलिगोपोली में अभी हमने बात करी फ्यू सेलर्स ऑफ गुड्स। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी सेलर्स विद हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि जहां पर ढेर सारे सेलर्स तो हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट है वो हाईली डिफरेंशिएटेड हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं है, उनके फीचर्स, क्वालिटीज एंड यूसेज सबसे अलग हैं। साथ ही साथ मोनोपोली क्या है, जहां पर एक बायर होगा, ओनली वन बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, वहां पर एक ही बायर होगा मार्केट में और कोई बायर नहीं होगा। डिओपोली क्या है, जहां पर दो सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल हो कमोडिटीज या गुड्स के सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक, फिर से जान लेते हैं। पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन है जहां पर ढेर सारे सेलर्स एंड बायर्स पाए जाते हैं और होमोजेनियस नेचर की गुड्स को बेचा खरीदा जाता है, और बायर्स को सब कुछ पता रहता है मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, जहां पर ढेर सारे सेलर्स हैं, लेकिन वहां पर जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उनका हेट्रोजीनियस नेचर है, डिसिमिलर नेचर के हैं। मोनोपोली क्या है, जहां पर एक सेलर पाया जाता है। ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पर ढेर सारे सेलर्स पाए जाते हैं और जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं। मोनोपोली में एक बायर पाया जाता है, डिओपोली में दो सप्लायर पाए जाते हैं। क्लियर। इसको पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। दो क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए इनको भी कंप्लीट करते हैं। अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स इज रिलेटिवली स्मॉल इज नोन एज। अभी मैंने कहा कि कम फर्म्स अवेलेबल होंगी ओलिगोपोली में, जबकि मोनोपोली में क्या हमने बताया था कि एक ही सेलर अवेलेबल है। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बताया कि ढेर सारे सेलर्स और ढेर सारे बायर्स अवेलेबल हैं। बायर्स को सब कुछ पता है प्रोडक्ट्स के बारे में जो बेचे जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो होमोजेनियस नेचर के। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली वो है जहां पर नंबर ऑफ बायर जो होगा केवल एक होगा। क्वेश्चन नंबर 103, द ग्रुप इक्विलिब्रियम जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है। और आइए जानते हैं कि इसका ग्रुप इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। द प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज ग्रुप इक्विलिब्रियम। क्लियर।
और इस कॉन्सेप्ट को चैम्बरलेन ने इंट्रोड्यूस किया था। और ग्रुप इक्विलिब्रियम है, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस एंड आउटपुट के रिलेशन को या सब्स्टिट्यूट को। क्लियर? जियोपोली अभी हमने समझाया था, जहां पर दो सेलर्स पाए जाते हैं, बायर्स नहीं सॉरी, दो सप्लायर्स पाए जाते हैं। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये क्लियर है? फॉर्म का फंक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट का भी फंक्शन नहीं होगा और कॉस्ट का भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज कॉल्ड मोनोपोली। अभी हमने डिस्कस किया, मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें और पूछें जरूर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पॉज करके दोबारा रिपीट ही करें, 3 बार रिपीट करें, 4 बार चीजें रिपीट करें। बार बार कोई चीज सुनने से जल्दी याद होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।